Two identical conducting spheres A and B carrying equal charges, यानी दो आइडेंटिकल स्फेयर है A और B और उनके पास इक्वल चार्जेस है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर, और उनके बीच कुछ सेपरेशन भी है। एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F, और दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको ड्राइंग कर लेते हैं। तो ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर ए हो गया, दोनों के बीच सेपरेशन है कुछ, और ये हमारा बी हो गया, दोनों के पास इक्वल चार्जेस हैं। तो ये मान लीजिए ए के पास क्यू है तो बी के पास भी क्या होगा? क्यू होगा, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोगों ने कितना मान लिया है? आर मान लिया है। और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। ठीक, आगे कह रहा है ए थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी इज चार्ज, स्फीयर सी इज फर्स्ट टच टू ए, यानी पहले एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर है सी, तो सी को सबसे पहले जो है ए के साथ टच कराते हैं, देन टू बी, उसके बाद सी को जो है बी के साथ टच कराया जाता है, एंड देन रिमूव, उसके बाद सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? तो फोर्स बिटवीन ए एंड बी वुड बी इक्वल टू, तो अब ए और बी के बीच में फोर्स कितना होगा ये यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसके हिसाब से अगर हम लोग दोस्तों देखें तो दो चार्जेज हैं, दोनों के बीच कुछ सेपरेशन भी है और दोनों के बीच कुछ फोर्स भी लग रहा है। तो क्या हम अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो यस, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है कि जो ए एक स्फीयर आपका ए है उसको एक थर्ड स्फीयर सी के साथ क्या करते हैं? टच में ले आते हैं। तो देखिए जैसे ही टच में लेके आते हैं तो होगा क्या? तो कंडक्शन मेथड अप्लाई हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ए पर जो चार्ज है वो कितना है? क्यू है, और ये दोनों के दोनों जो बॉडी है ये दोनों बॉडी कैसे हैं? तो आइडेंटिकल है। अब अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज का जो ट्रांसफरेशन होगा, ट्रांसफरेबल होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। दोनों के पास एक कुछ समय के बाद सेम चार्जेज आ जाएगा। तो ए के पास हम नया चार्ज क्या होगा और सी के पास नया चार्ज क्या होगा? तो अगर आइडेंटिकल होता है तो वैसे केस में दोनों के पास जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वली क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो टोटल चार्ज कितना है? क्यू है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी ए के पास जो नया चार्ज आएगा वो क्यू बाई टू, और सी के पास भी जो नया चार्ज होगा वो क्यू बाई टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो सी है उसको बी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। तो ये हमारा हो गया बी, और ये क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, दोनों को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं। अब देखिए बी के पास जो चार्ज है वो कितना है? क्यू है, बट सी के पास जो चार्ज है वो कितना है? क्यू बाई टू है। अब देखिए बी और सी अगेन यहाँ पे दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो क्या होगा? तो सेम केस होगा जो ए और सी के साथ हुआ, यानी चार्ज तो ट्रांसफर होगा लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के पास जो चार्जेस होगा वो इक्वल ही होगा, है ना, मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी के पास जो अब जो नया चार्ज आएगा और सी के पास जो नया चार्ज आएगा वो कितना होगा? तो जो टोटल चार्ज है उसको ऐड करना है और टू से डिवाइड करना है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो क्यू प्लस क्यू बाई टू। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? थ्री क्यू बाई टू, और इसको टू से फिर डिवाइड कर देना है तो कितना हो जाएगा? थ्री क्यू बाई फोर, और सी के पास भी जो नया चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा? थ्री क्यू बाई फोर हो जाएगा। क्लियर? अब सी को टच करने के बाद ये दोनों को फिर से सेपरेट कर लिया गया। अब सेपरेट कर दिया गया है तो अब आपको बताना है कि ए और बी के बीच में कितना चार्ज होगा। तो देखिए अब तो ए और बी के पास जो पहले चार्ज था वो क्यू क्यू था, लेकिन अब तो चार्ज चेंज हो चुका है। तो ए के पास जो अब नया चार्ज है वो कितना है? तो क्यू बाई टू है, और बी के पास जो अब नया चार्ज है वो आपका कितना है? तो थ्री क्यू बाई फोर है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? थ्री क्यू बाई फोर। दोनों के बीच का सेपरेशन तो अभी भी वही है, लेकिन अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, नया फोर्स। तो उसको हम लोग एफ डेस मान लिए। तो अगर अब हम लोग अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ यहाँ पे एफ डेस कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे? के इंटू क्यू वन की जगह क्यू बाई टू हो जाएगा, और क्यू टू की जगह थ्री क्यू बाई फोर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? थ्री आगे ले आ रहे हैं और के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फोर टू जा एट को हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं, और आपका इधर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एफ डैश आ रहा है।
अब जरा देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या ये पहले ही ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है ना। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3f/8। यानी अब जो नया फोर्स आया वो हमारा कितना है, 3f/8 है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को हैंडल करा है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट या आए या फिर नया वीडियो अपलोड हो वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।